हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग वेरिएंस विचरणशीलता की माप पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। विचरणशीलता की माप वेरिएंस क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सबसे पहले आप समझिए कि हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें हम लोग विचरणशीलता की माप आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रादर्श के प्रकार पढ़ लिया है। लगभग स्टैटिस्टिक्स आज खत्म हो जाएगा। ठीक, वेरिएंस को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। हमारा लगभग मैथ का सिलेबस कंप्लीट होने की कगार पर है। जिन साथियों ने नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर्स उसे देखिए। ठीक, बहुत अच्छा वीडियो बना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। विचरणशीलता की माप होती क्या है ना। हम लोगों ने एक सेशन पहले मीन, मोड, मीडियन हमने ये पढ़ा था। माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होते हैं ये सारी चीजें हमने देखी थी। हमारे पास आंकड़े थे बहुत सारे, उसका हमने मीन निकाला था, माध्य निकाला था, जो कि एक तरीके से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम कहते हैं। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को शो करता है। पूरे के पूरे डेटास में सेंट्रल डेटा क्या होना चाहिए, उसका औसत लगभग क्या होना चाहिए, उस चीज की माप हम लोगों ने देखा था कैसे निकालते हैं। ठीक, परंतु एग्जैक्टली वैल्यू वो नहीं आती है, कुछ ना कुछ प्लस में या माइनस में वेरी करता है वैल्यू। ठीक है, कितना वेरी करता है, जो वेरी करता है उसी को हम लोग वेरिएंस कहते हैं, प्रसरण कहते हैं। उसको हम लोग आज समझेंगे कि अपने माध्य से कितना दूर है, कितना बिखरा हुआ है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं वेरिएंस, प्रसरण। उसके बाद हम लोग समझेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन क्या होता है। फिर रेंज पढ़ेंगे, परिसर और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक। इन सभी टॉपिक्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। ये टॉपिक एमपीपीएससी मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक 3 मार्कर का आ सकता है, 5 मार्कर का आ सकता है, या फिर इसको एक्सप्लेन करते हुए कोई आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल दे देगा, उसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा 11 मार्कर में। ठीक, आई होप समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। वेरिएंस, विचरण होती क्या है, क्या होता है विचरण। तो विचरण या प्रसरण, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, विसरण या प्रसरण। प्रसरण मतलब प्रसार। ठीक, कितना बिखरा हुआ है माध्य से, कितनी दूर है माध्य से। तो आप देखोगे विचरण या प्रसरण वह माप है जो दर्शाती है कि दिए गए आंकड़े कितने बिखरे हुए हैं। जो आपके पास आंकड़े दिए गए हैं, एक्स की वैल्यूज दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 11 22 33, इस तरीके का आपके पास एक डेटा दिया होता है। देन उसकी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दी होती है कि कोई डेटा कितनी बार आया है। हमने देखा था जब माध्य निकाला था। तो यहां पर हमको जो भी डेटा दिया गया है, उन डेटा, उन आंकड़ों में हम देख रहे हैं कि वो डेटा कितना बिखरा हुआ है, कितना दूर दूर है, माध्य से कितना दूर है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएंस कहेंगे, विचरण कहेंगे। ठीक, यदि सभी डेटा, सभी आंकड़े समान हो, सभी आंकड़े क्या हो, समान हो, तो प्रसरण का मान 0 होगा। ये आपको याद रखना है। प्रसरण होगा ही नहीं, मतलब जो माध्य है वही हमारा सब कुछ आंसर होगा। उसमें कोई भी विचलन है ही नहीं, डेविएशन है ही नहीं, डिस्पर्सन है ही नहीं, विक्षेपण है ही नहीं। प्रसरण का मान कम हो तो सभी आंकड़े माध्य के बहुत पास होते हैं। अगर आंकड़े क्या हो, उनका प्रसार कम से कम हो, मतलब बहुत ज्यादा बिखरे ना हो, तो हम कह सकते हैं कि वो आंकड़े माध्य के पास में हैं, मतलब माध्य के बहुत करीब हैं, माध्य के बहुत करीब हैं। इसे देखने से पहले आप समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक, आपके पास डेटा दिया हुआ है, बहुत सिंपल डेटा दिया हुआ है 2, आपके पास 4,6, ये आपके पास पहला डेटा दिया हुआ है। ठीक, समझेंगे मैं प्रसार क्या बोल रहा हूं, प्रसार की बात जो कर रहा हूं वो है क्या एग्जैक्टली, क्या है प्रसार। ठीक, और एक डेटा दिया है 1,9, एक दे दिया है ए आपके पास 4,6 और ये 1,9। इजी ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि प्रसरण क्या है, वेरिएंस है क्या। यहां से अगर मैं इसका माध्य निकालूं, इसका मैं माध्य निकालूं, मीन निकालूं, तो क्या होगा सर, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। सर सभी डेटा का हमको क्या करना है, सम करना है, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही मीन हमने पढ़ा है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये क्या आ गया
10/2 मतलब 5 आ गया। इसका आप निकालोगे क्या मीन, तो 1 + 9 10, 10/2 5। सर दोनों का मीन सेम आया, दोनों का मीन क्या आया, सेम आया। इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग डेटा हैं बट मीन सेम आ रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं ये मीन से ये डेटा कितनी दूर दूर है, कितनी दूर दूर है। तो आप देखोगे ये 5 है मीन, 5 जो है आप यहां पर देखोगे 6 जो है 5 के काफी पास में है, 4 जो है 5 के काफी पास में है, बहुत पास है ना। तो यहां आप लिख दो पास है, नियर, ठीक। बट यहां एक जो है 5 से काफी दूर है और जो 9 है वो भी 5 से काफी दूर है। 1 और 9 जो है बहुत दूर है, मतलब फार है, दूर है डेटा। यही बिखरापन हमको समझना है कि हमारे पास दो डेटा दिया हुआ है, हमने मीन देखा निकाला, मीन से वो डेटा कितना दूर है, तो हम लोग कहेंगे कि सर यहां पर वेरिएंस ज्यादा है, इसका वेरिएंस ज्यादा है और इसका कम है। ठीक है, विचरण क्या है, कम है, वेरिएंस। क्या इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है कि हमने क्या समझना है, वेरिएंस होता क्या है, माध्य से हमारा डेटा कितना दूर है, कितना बिखरा हुआ है, यही हमारा विचरण, यही हमारा वेरिएंस कहलाता है। सर इसको निकालने का कोई फॉर्मूला, तो इसको निकालने का ये फॉर्मूला है। विचरण जब भी आपको निकालना है उसको आप लोग किससे डिनोट करते हो, सिग्मा से डिनोट करते हो। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर समेशन ऑफ लिखा हुआ है, इसे आप लोग ध्यान दोगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम ऑफ डेटास x1 + x2 + x3। मैंने बताया था मीन जब मैं आपको पढ़ाया था। तो यहां पर i = 1 से लेकर के n तक, मतलब x1 x2 ये जो 1 2 3 4 है ये i की वैल्यू है। तो यहां पर देखो xi में i की वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो x2 हो जाएगा। ये वैल्यू कहां तक रखना है, n तक। n की कोई वैल्यू होगी जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ डेटास, मतलब आंकड़ों की संख्या। जो आंकड़ों की संख्या होगी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आंकड़ों की संख्या 2 थी, यहां पर आंकड़ों की संख्या दी जाएगी। तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा समेशन ऑफ xi माइनस म्यू पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल N। ये म्यू की जगह आप एक चीज और याद रख सकते हो, x बार और में, ठीक। x बार xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। x बार क्या है, x बार जो है वो हमारा आंकड़ों का माध्य है, आंकड़ों का माध्य है। x बार क्या है, माध्य। मैंने आपको माध्य जब पढ़ाया था, मीन निकालना सिखाया था, वहां आपको बताया था कि वो माध्य को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, x बार या फिर म्यू, x बार या फिर म्यू, इन दोनों में से कोई भी डेटा आप कोई भी प्रेजेंट के लिए आप कर सकते हो, प्रेजेंट के इसको निरूपित करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर फिर से देखो xi क्या है, xi हमारा है क्या, आईवा आंकड़ा, 5वां 6वां 7वां वो आंकड़ा है, वो डेटा है। उसके बाद n जो है आंकड़ों की संख्या हो गई, x बार जो है आंकड़ों का माध्य हो गया, और xi माइनस x बार जो है माध्य का विचलन हो गया। मतलब हमने जो xi है वो बता रहे हैं कि कौन सा पद है, कौन सा आंकड़ा है, वहां से हम लोग उसको मीन से हम लोग जैसे ही माइनस किए, x बार से जैसे ही हमने माइनस किए तो हमको पता चल गया कि वो कितना दूर है माध्य से, मतलब कितना विचलित है, कितना डेविएट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे माध्य का विचलन। तो ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा वेरिएंस के लिए, इसको नोट कर लो। अब इसको हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें, यहां पर हम लोग वेरिएंस निकाल करके आपको दिखाने वाले हैं, ठीक। हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा, सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, ब्रैकेट में बनाना है xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। यही था, ये याद कर लो। अगर पीछे नहीं समझ में आया है
तो ये यहां से आप नोट कर लो। अब एक एक करके वैल्यू पुट करो। एक्स आई मतलब सबसे पहले इस वाले डेटा को देख रहे हैं, ठीक। एक्स आई कितना है, 4 है। एक्स वन 4 है, पुट करो। 4 माइनस एक्स बार कितना है, एक्स बार का मतलब मीन, ये हमारा क्या हो गया, एक्स बार। मीन हमारा कितना आया, 5। तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये सम है तो सम लगाओ। 4 के बाद दूसरा आंकड़ा क्या है, 6, ये x2 हो गया। तो हमारा 6 माइनस 5 क्या हो गया, माध्य हो गया, x बार पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में n की वैल्यू 2 वैल्यूज हैं, आंकड़ों की संख्या 2 है। इसे आ गया हमको सॉल्व करना। ये हमारा क्या आ गया, ये वेरिएंस आ गया। यहां से 4 माइनस 5 माइनस 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। 6 माइनस 5 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये हो गया 2/2 मतलब 1। वेरिएंस कितना आया, 1। विचलन कितना आया, 1। मतलब माध्य से 1 दूर है, 4 भी 1 दूर है, माध्य से 6 ये भी दूर है, कितना, 1। कितना इजी है आपको निकालना विचरण। सर यहां पर आप बताओ, आपने बोला है कि यहां वेरिएंस जो है वो ज्यादा होगा, यहां कम होगा, यहां आपका वेरिएंस 1 आया है, यहां पर आप वेरिएंस निकाल के बताओ। तो देखो सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आपका पहला डेटा क्या है 1, माध्य क्या है 5, इसका स्क्वायर, फिर प्लस किए, दूसरा डेटा क्या है 9, माइनस माध्य क्या है 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। यहां से आ गया 1 माइनस 5 मतलब 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 9 माइनस 5 4, 4 का स्क्वायर 16, यहां माइनस आएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, कंफ्यूज मत होना। ये हो गया 16 दूनी 32 बटे 2, ये आ गया 16। आपका यहां पर क्या आ गया, यहां पर हमारा जो डेविएशन है, जो विचरण है, वो आ गया हमारा 16। तो अब ये 16 बड़ा है कि हमारा 1 बड़ा है, आप देखो 16 दूर है और ये 1 दूर है, तो वेरिएंस किसमें ज्यादा है, इसका वेरिएंस ज्यादा है, इसका वेरिएंस कम है। इसको नोट कर लो, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को पढ़ाया था पॉपुलेशन एंड सैंपल। जब मैंने सैंपलिंग पढ़ाया था तो आपको ये सारे डेटा को मैंने समझाया था, क्या होती है सैंपलिंग और क्या होता है पॉपुलेशन। तो मैंने आपको बताया था पूरी की पूरी जनसंख्या, मतलब पूरा हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जो मैक्स है, ठीक, उस पूरे के पूरे डेटा को पॉपुलेशन कहते हैं। और उसका हमको अगर एनालिसिस करना है तो हम उसका एक सैंपल लेते हैं, मतलब उसका एक छोटा सा भाग लेते हैं, उस पर हम सारी रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके द्वारा हमको पता चलता है कि पूरी पूरी पॉपुलेशन का जो नेचर है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी चीजों की जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। अगर हम पूरे की पूरी पॉपुलेशन का, जनसंख्या का रिसर्च करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक सैंपल लिया, पता किया, सारी रिसर्च की, और एक जनरल वे में हम बता देते हैं कि पूरी की पूरी जनसंख्या का ये नेचर होगा। जैसे कि चावल पकने का आप बताते हो कि एक चावल निकाला कच्चा है या पक्का है, उससे आप पता कर लेते हो कि पूरी की पूरे कुकर के चावल पक गए हैं या कच्चे हैं। उसी तरीके से ये भी हमने समझा था। तो अगर हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन के वेरिएंस की बात करेंगे तो यहां पर म्यू लिखेंगे और अपॉन में एन लिखेंगे, जो कि हमको करना है। हमको यही प्रश्न मिलेगा, हमारे पास जो डेटा दिया होगा ना बड़ा सा, उस पूरे के पूरे डेटा को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा। यहां पर म्यू की जगह आपको एक्स बार लिख लो ताकि समझ में आए। और अगर हमने सैंपल वेरिएंस किया तो एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में एन माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन दो फॉर्मूले की वजह से आप बार बार कंफ्यूज हो गए अलग अलग किताबों में। नीचे n माइनस 1 दिया है, यहां n दिया है। आपको पूरे डेटा को अगर सॉल्व करना है तो कैपिटल N लेना है, जो कि मैंने अभी सॉल्व करना सिखाया है। अगर उस पूरे डेटा का एक सैंपल लेना है, जैसे कि एग्जांपल देखो, ये पूरे डेटा का अगर आप निकालोगे डेविएशन, वेरिएंस, तो आपको क्या लिखना है, आपको पूरा का पूरा सिग्मा स्क्वायर जिसमें अपॉन में कैपिटल N लिखना है।
लेकिन अगर मान लो इसमें से 3 डेटा ले लिया मैंने 6, 8 एंड 10, इसके लिए करना है तो ये पूरे पॉपुलेशन की सैंपल हो गई, देन अपॉन में हमारा फॉर्मूला n-1 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? जो कि ये नहीं पूछेगा आपको सिर्फ कैपिटल N याद रखना है। आई होप क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होगे, किसी और सोर्स से आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, सर ने ये बताया है उस बुक में इससे सॉल्व किया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या हुआ है? सिग्मा का स्क्वायर समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार इज इक्वल टू 2 पावर में 2 अपॉन में कैपिटल N, जहां xi जो है वो पदों का संख्या है। कौन से पद में कौन सी संख्या है? आईवा पद है ना, आईवा आंकड़ा, x बार माध्य है, n पदों की संख्या है, आंकड़ों की संख्या है, पूरे का स्क्वायर किया, उसका सम किया। ठीक, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी वेरिएंस पढ़ा था, सिग्मा स्क्वायर पढ़ा था। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है। सर कुछ भी नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि चुन्नीलाल को भी पढ़ना है, समझना है। सीधा सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मार्कर में 5 मार्कर में पूछ लेगा, आपको आना चाहिए। सर अभी हमने जो पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा? सिग्मा स्क्वायर पढ़ा। सर इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं, मतलब विचरण। ठीक, लेकिन सर अगर हमने सिर्फ और सिर्फ सिग्मा की वैल्यू निकाल दी तो हम लोग बोल देंगे क्या? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, मतलब हमने इसका स्क्वायर क्या कर दिया? हटा दिया। तो आपका ये फॉर्मूला क्या आया था? अंडर रूट ऑफ सिग्मा का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आया था? समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, ये था। अब यहां पर क्या कर देना है? ये स्क्वायर हटा दो, इस स्क्वायर को क्या कर दो? इधर भेज दो, तो ये रूट में चला जाएगा। अब ये जो सिग्मा बच रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, मानक विचलन बोलते हैं। क्या हुआ? सर कुछ भी नहीं किया आपने। वेरिएंस का जो स्क्वायर था, ये सिग्मा का स्क्वायर वेरिएंस, उसको हमने क्या कर दिया? इधर भेज दिया। उससे क्या हुआ? देखो जब हम स्क्वायर लगा हुआ होता है तो वो काफी ज्यादा प्रसारित लगता है, लेकिन जब हम उसका रूट निकाल देते हैं तो वो काफी करीब आ जाता है माध्य के। इस वजह से हमको स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो मानक विचलन हमको पढ़ना है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन, एक स्टैंडर्ड कितना गया है, पूरा का पूरा डेटा माध्य से एक ऑन एन एवरेज कितना प्रसारित है, ये हम निकाल रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ रूट लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम वर्गमूल लगा देंगे। ठीक, मानक विचलन के जनक कार्ल पियर्सन, ये आप नोट करो, सीधा सीधा 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा 3 मार्कर में या 5 मार्कर में। कार्ल पियर्सन थे, ये याद रखा। मानक विचलन को वर्गमूल के सकारात्मक रूप में परिभाषित किया जाता है। सांख्यिकी में मानक विचलन जो है विक्षेपण की प्रभावशाली माप है। ये देखो, इसको मैंने यही बताया है कि जो विक्षेपण हो रहा है, डिस्पर्सन, उसकी प्रभावशाली माप क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालने को पूछेगा, तो हमको ऐसे निकालना है कि सर हम वेरिएंस निकाल दिए, उसका अंडर रूट निकाल दो, वेरिएंस निकाल दिए, उसका अंडर रूट निकाल दो, खत्म। नोट कर लो। देखोगे यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके पास कर्व है जो कि सारी डेटा को शो करता है। यहां जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाला जो है ये वाई एक्सिस, ये जो है हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है इसमें क्या शो कर रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है। ये हमारा हो गया सिग्मा 1, ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2, ये सिग्मा 3, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। प्लस माइनस में ले लेंगे, ये प्लस उधर प्लस इधर माइनस, राइट लेफ्ट। ये जो बीच वाला पोजीशन दिखा रहा है ये हमारा माध्य है। ठीक, यहां पर सिग्मा कितना है? सिग्मा ले रहे हैं,
मतलब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ये नीचे शो कर रहा है। अब आप देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक डेटा में कितना डेविएशन है, लगभग 68%, 68.2%, 34.1% राइट में, 34.1% लेफ्ट में। इतना डेविएशन है, इतना डेविएशन है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है। ये एक डेटा का डेविएशन। उसके बाद हम अगले का देखा तो ये 13.6 इधर, 13.6% इधर, इन दोनों को सबको जोड़ा 95.4, मतलब दो डेटा में हमारा सारा का सारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक, हम देख रहे हैं माध्य से कितना दूर है, 34.1% पहले डेटा में ही हमको मिल गया और 34.1%, मतलब सिर्फ एक डेटा में ही हमको 68.2% हमको डेविएशन मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको आप नोट कर लो, इसको आप बना करके आओगे 5 मार्कर 11 मार्कर में, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेंज की, परास की। रेंज परास होता क्या है? तो रेंज से हमको यही समझ में आता है कि कितना कितना दूर शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु, ये कितना गैप है, यही रेंज कहलाता है। शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु समझोगे। किसी आवृत्ति वितरण में अधिकतम लार्जेस्ट जो वैल्यू है और न्यूनतम स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज का जो हमको डिफरेंस निकालना है, अंतर बताना है, वो कहलाती है क्या? परास। वो कहलाती है क्या? रेंज। ठीक है, रेंज क्या है? बेसिकली रेंज क्या है? तो अधिकतम मान को न्यूनतम मान से अगर आप माइनस करते हो, डिफरेंस निकालते हो, तो आपका क्या आता है? रेंज आता है, परास आता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम इसको निकालना सीखेंगे। इसके अलावा एक और टर्म पूछा जाता है कि परास गुणांक क्या होता है। परास को आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल। परास गुणांक जिसको कोफिशिएंट रेंज बोलते हैं, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? म्यू से। इसको नोट कर लोगे। ठीक, इसमें क्या है सर? ये जो आप निकाले हो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान को लार्जेस्ट बोल रहे हैं इसलिए एल से डिनोट कर रहे हैं, न्यूनतम मान को स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं इसलिए एस से डिनोट कर रहे हैं। तो एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एल, एल प्लस एल एस। अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को माइनस किया, अपॉन में अधिकतम मान को न्यूनतम मान से प्लस किया, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये हमको जो रेशो देगा ये परास गुणांक देगा, कोफिशिएंट रेंज देगा। कितनी बात क्लियर है? तो हमने परास देखा, सर अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को माइनस कर दो, जो पूरे डेटा दिया हुआ है उस डेटा में जो अधिकतम मान है न्यूनतम मान है उनको माइनस कर दो, वो परास आ गया, और इनका रेशो निकाल दो, ये परास गुणांक आ गया। नोट कर लो, परास गुणांक आ गया। चलिए इसका सवाल देखते हैं। हमारे पास डेटा दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। सबसे पहले आपको लिखना है न्यूनतम चर मान। ये आप लिखना सीखोगे, मेंस लिख रहे हो, न्यूनतम चर मान नहीं लिख रहे हो तो लिखोगे। न्यूनतम चर मान को हम लोग किससे डिनोट किए थे? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से। यहां देखोगे ये 2 है। आई होप समझ में आ रहा है। अब बात करोगे अधिकतम मान, अधिकतम चर मान मतलब लार्जेस्ट वैल्यू जो कि 14 है। निकालना क्या है? प्रसार। प्रसार रेंज इज इक्वल टू, सर लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दो, मतलब 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो हमारी रेंज क्या आ गई? 12 आ गई। नोट कर लो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका परास गुणांक निकालोगे। अब हमारे पास परास और परास गुणांक निकालना है,
परंतु यहाँ पर टेबल फॉर्म में सारे डेटा को दिया हुआ है, आंकड़ों को दिया हुआ है। यहाँ पर टेबल का मतलब होता है कि जो हमारा पहला आंकड़ा है, पहला डेटा है 20, x की वैल्यू 20, वो 3 बार आई है। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, वो 3 बार आई है, समझाया था मैंने। इसी तरीके से जो 40 है वो 6 टाइम्स आया है, 6 बार आया है। और बाकी के डेटा भी ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, कौन कितनी बार आया है। परास और परास गुणांक के फॉर्मूले में हमको सिर्फ और सिर्फ डेटा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूरा डेटा चाहिए। कितनी बार आया है इससे हमको मतलब नहीं है, हमको यह देखना है कि डेटा में जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसे नोट कर लो, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसे नोट कर लो। तो आइए देखते हैं इस पूरे डेटा में सबसे न्यूनतम वैल्यू देखो, तो आप लिखोगे इस तरीके से, न्यूनतम चर मान, न्यूनतम चर मान मतलब स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू, बताओ 20 है, बिल्कुल। अधिकतम चर मान मतलब लार्जेस्ट वैल्यू 80 है। क्या परास निकाल पाओगे? परास रेंज इज इक्वल टू सर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, मतलब 80 माइनस 20 मतलब आ गई कितनी? 60। ये हमारी रेंज आ गई, ये हमारी रेंज आ गई। अब हम लोग परास गुणांक निकालेंगे। क्या होता है परास गुणांक? इज इक्वल टू, सर यहां L माइनस एल एस निकाले थे, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन में लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान अपॉन अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान। बस कर दो। यहां पर ऊपर कितना आया था? अधिकतम वैल्यू कितना है? 80 माइनस 20, 80 प्लस 20, 60, 100, 0 से 0 कट गया, 3/5 आ गया हमारा परास गुणांक। परास गुणांक हमारा 3/5 आ गया। इसको म्यू आर, परास गुणांक को म्यू आर लिख लो, म्यू आर से डिनोट करते हैं। आई होप इतना क्लियर है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, आपस में को रिलेट करके पढ़ते रहना। ठीक, आगे बात करते हैं, इसको नोट कर लो। इसको म्यू आर कर लो। चलो, अब हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं में 4, 6, 10, 16, 25, 35 के लिए मानक विचलन निकालिए। मानक विचलन हमको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा का स्क्वायर अगर है तो वेरिएंस कहलाएगा, और अगर सिग्मा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। स्क्वायर लगा है तो वेरिएंस, विचरण। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिर्फ सिग्मा, क्लियर होना चाहिए इतना। अब हमारे पास ये पूरे के पूरे डेटा को सबसे पहले हम लोग इसको टेबल फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। क्यों अरेंज कर लेंगे? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो लेंदी है स्टैंडर्ड डेविएशन का। चलिए करते हैं इसको। x की वैल्यू दिया है 4, 6, 10, 16, 25, 35, ये x दिया हुआ है। अब हमको निकालना है x माइनस एक्स बार। सबसे पहले x बार निकाल लेते हैं, माध्य, माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य मतलब x बार। सर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब आंकड़ों की संख्या कितनी है? 6। आंकड़ों का योग मतलब 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 25 और 35। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या हमें क्या देता है?
माध्य देता है, सबसे पहला काम तो यही करना है, सबसे पहला काम ये करना है। इन सबको जोड़ोगे 96 आएगा, डिवाइड करोगे 6 से तो 6 बन जा 6 और ये 36, ये आपका 16 आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गया क्या, माध्य। हमें निकालना क्या है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, हमको मानक विचलन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था कि सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n तक एंड एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन में n। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब हम लोग पूरे डेटा को एक एक करके यहां पर इसके फॉर्म में निकालते हैं। सबसे पहले हमने x निकाल लिया, x माइनस एक्स बार निकालेंगे। x बार हमारा आ गया 16, मतलब ये हमारा 16 आ गया, 16 लिख लो इसको, ये हमारा आ गया 16। xi मतलब i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये पुट करेंगे, मतलब ये हमारा x1 है, i की जगह 1 पुट किया, मतलब 4 इज x1, 6 इज x2, ठीक। तो हम यहां पर पहले क्या करेंगे, xi मतलब 4 माइनस एक्स बार मतलब 16, तो 4 माइनस 16 करोगे तो क्या आएगा, 16 में से 4 माइनस करो तो 12 आएगा, वो भी माइनस साइन के साथ। ये सब ध्यान रखोगे। ये क्या किया हमने बेसिकली, सर इसका मान 4 रखा और x बार हमारा कितना आया है 16, ये माइनस किया तो हमारा आ गया -12। क्लियर है आई थिंक, ठीक। अगला देखो, अगर हमने 6 माइनस 16 किया तो कितना आया -10। अगर हमने 10 माइनस 16 किया तो आ गया -6, 16 माइनस 16 किया तो आ गया 0, 25 माइनस 16 किया, 25 माइनस 16 कितना आएगा 9 आएगा प्लस में, और 35 माइनस 16 किया, 35 माइनस 16 किया तो 19 आ गया। एक बार चेक कर लोगे। अब हमको क्या करना है, x माइनस एक्स बार निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर निकालना है। x माइनस एक्स बार आ गया, इसका स्क्वायर निकालना है क्योंकि हमको फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करना है। तो यहां पर 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36। अब ये यहां पर माइनस साइन है तो स्क्वायर वो प्लस हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 81, 19 का स्क्वायर 361। ये आपको मैंने बोला था 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, वर्ग और वर्गमूल ये याद होने चाहिए, 20 तक का टेबल पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक। जब आप यहां पर सबका सम करते हो, सबसे पहले x की वैल्यूज का सम करो, तो हमको ये पूरा का पूरा सम कितना आएगा, ये जो सम आया क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये सम किया, यहां पर सम तो है नहीं, इन पूरे डेटा को जब हमने जोड़ा तो ये आ गया 772। डायरेक्टली पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे। देखो ये पूरी वैल्यू आ गई हमारी 772, सॉरी बोल रहा हूं 22। n की वैल्यू कितनी है सर, 6 वैल्यूज हैं, आंकड़ों की संख्या 6, इसको डिवाइड करोगे 6 कम 6 120.33 और रूट निकालोगे तो लगभग 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10.96 ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर सिर्फ वेरिएंस पूछता तो आपका 122.33 ये हमारा वेरिएंस था, क्योंकि ये सिग्मा का स्क्वायर होता। क्लियर है ना।
ये हमारा आंसर आ जाता 122.33 वेरिएंस आ जाता, बट हमने इसका रूट निकाल दिया है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये हो गया मानक विचलन। हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लो। हमारे पास डेटा दिया हुआ है, डेटा को हमने रख दिया x की वैल्यू। अब हमने क्या किया, xi माइनस x बार निकाला। x बार निकालना है मतलब सबसे पहले माध्य निकाल दिया। माध्य मतलब होता है आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों का संख्या। तो यहां पर हमने जैसे किया तो 96/6 आ गया, डिवाइड करने के बाद 16 आ गया। देन हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है कुछ सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n आंकड़ों की संख्या है। यहां से हमको क्या कर दिए, xi माइनस x बार का टेबल बना ली और xi माइनस x बार के होल स्क्वायर का टेबल बना लिया। उसके बाद जैसे ही हमने माध्य में से इन वैल्यूज को माइनस किया, हमारा माध्य आ गया था 16, 16 4, 4 माइनस 16 माइनस 12, 6 माइनस 16 माइनस 10, 10 माइनस 16 6। इस तरीके से टेबल आ गई। हमने इस पूरे के पूरे टेबल को स्क्वायर कर दिया, नया टेबल आ गया और इनको जोड़ दिया तो 722 आ गया, 722 आ गया। और ये 722 को n हमारा क्या है, जहां n क्या है, नंबर कितने डेटा है, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 6 से डिवाइड किया 120.33, ये वेरिएंस आया है, बार बार बोल रहा हूं, सिग्मा का स्क्वायर आया है, उसका अंडर रूट निकाल दिया तो हमारा 10.96 आ गया। दिस इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। अगला क्वेश्चन, हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है। अब इसमें और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है कि कोई डेटा कितनी बार आया है। इस वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी, 4 है, 6 है, 10 है, पर 4 कितनी बार है ये नहीं है। ये सिंपल मेथड हो गया। अब यहां पर हमको अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हमको टेबल कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, कुछ इतनी बड़ी टेबल बनेगी। क्या, अगर हमारे पास x की वैल्यूज दी है और बोला है कि 7 जो है 2 बार आया है, 6 जो है 7 बार आया है, 5 जो है 3 बार आया है, ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता। कौन सा डेटा कितनी बार आया ये चीज ये शो कर रहा है। देन आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे x के मान, क्या क्या दिया हुआ है देखो, 7 6 5 4, 7 6 5 4 3 2, 5 4 3 9 दिया हुआ है, ये आपका x आ गया। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसे आप नोट करो, 273 ये फ्रीक्वेंसी है, 458 क्या इतनी बात क्लियर है। ये हमारा x की वैल्यू है, ये बारंबारता है। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो फॉर्मूला ये है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ दिस। मतलब हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखो तो सबसे पहले क्या हम माध्य निकाल लें, क्या हम माध्य निकाल लें, ठीक, क्योंकि हमको माध्य हमको जरूरत है। तो सबसे पहले आप माध्य निकाल लो। माध्य x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटास अपॉन आंकड़ों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ डेटास, ठीक। इनका हमको सबका सम करना है और इनका सम करना है, डिवाइड करना है। बताओ कितना आ रहा है, ये करना है हमको, और जो कि यहां पर n क्या होगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये माध्य का फॉर्मूला हुआ। सर ये कैसे आया, सर इसको हमने नहीं पढ़ा है तो आप समझोगे। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक, 7 2 बार आया है तो आंकड़ों की संख्या 2 हो गई, आंकड़ों की संख्या 7 हो गई, तो 7 + 2 कितनी हुई, 9। इस तरीके से इनको सबको जोड़ोगे, किसको जोड़ रहे हो, फ्रीक्वेंसी को। देखो नीचे लिखा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या डिनोट करता है, वो आंकड़ों की संख्या कैपिटल N को डिनोट करता है, इसे आप ध्यान रखोगे।
अब यहां पर आंकड़ों की संख्या 7 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 7 + 7 होना चाहिए ना। आप सिर्फ इसको जोड़ लोगे तो एक 7 छूट जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, f इंटू एक्स कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 14 हो गया, मतलब 2 बार जुड़ गया। तो देन हमारे पास क्या आ गया, ये आंकड़ों का योग आ गया। यहां आप लिख सकते हो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ताकि याद रहे आंकड़ों का योग, और ये आंकड़ों का योग ही है, कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो माध्य वाला चैप्टर देखोगे, आंकड़ों की संख्या। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये टेबल हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको एफ चाहिए। चलिए, 7 दूनी 14, 6 7 42, 5 तिहाई 15, 4 चौको 16, 5 तिहाई 15, 72, 9 8 72। यहां पर हमको चाहिए समेशन ऑफ f इंटू एक्स, मतलब इस पूरी टेबल को जोड़ दो। पूरी टेबल को जोड़ने पर कितना आएगा, 174, है ना। ये आ गया हमारा। यहां नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इसका सम कर दो, ये कितना आएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 29। मतलब ये क्या है सर, ये कैपिटल N को डिनोट करता है। कैपिटल N क्या है सर, आंकड़ों की संख्या है। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 29 है। यहाँ पर fx की वैल्यू हमने निकाली, उसका सम किया, सम कितना आया, 174। अब हमारा जो मेन मोटिव क्या होना चाहिए, f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सर ये कहां से आ गया, यहां तक तो ठीक था सर। सर ये नई चीज आप बता रहे हो, गलत बात है। हमको निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन बिल्कुल निकालना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। अभी तक हमारा फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। सर सेम रखो, सर आप सेम रखो, बट आप क्या कर दो, समेशन ऑफ क्या कर दो, एफ इंटू में कर दो, क्या, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। मतलब आपने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि हमारी कितनी बार वो डेटा आया है उसका नंबर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर एफ इंटू एक्स क्यों किया हमने, ताकि फ्रीक्वेंसी से उस मान का मल्टीप्लाई हो जाए, वो जो एक डेटा है वो कितनी बार आया है उतनी बार काउंट हो जाए। एक बार काउंट करेंगे तो वो गलत आएगा ना। अगर यहाँ पर डेटा जो 6 है 7 बार आया है, 6 को सिर्फ एक बार जोड़ोगे, जबकि 7 टाइम्स आया है तो उसको 7 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा ना। 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 7 बार। ठीक, इसलिए हमको ये फॉर्मूला करना पड़ा। ठीक है, अब क्या करें सर, सर एक्स आई माइनस एक्स बार करें। सर हमारा एक्स बार यहां से क्या, पहले तो निकाल दो आंकड़ों का योग। ठीक, कितना है, एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स, ये कितना दिया है, 174 अपॉन में 29। 174 अपॉन में 29, ये हमारा जो कट के आएगा वो आ जाएगा 6। मतलब एक्स बार हमारा आ गया 6, एक्स बार हमारा आ गया 6। वाह सर, मतलब अब हमको यहां पर एक्स बार की वैल्यू जो है वो 6 पुट करके सॉल्व करना है। एक्स आई कितना है, 7, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 4 में से 6 गया -2, 3 में से 6 गया -3, 9 में से 6 गया तो +3। नोट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताइए। ठीक, इसका सम करो, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, समझो इस 3 में से ये 3 खत्म,
ये बच गया, ये 1 में से 1 खत्म, बच गया -2, तो यहां से आ गया -2। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, क्या होगा? कुछ भी नहीं सर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और -2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इसको सम कर लो। उसके बाद f से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखो। ये है हमारा f, ये है हमारा xi माइनस x बार का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 7 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 9 9 5 45, 9 8 जा 72, 9 8 72। इसका हमको क्या करना है? सम करना है। सर क्यों करना है? क्योंकि फॉर्मूले में दिया हुआ है xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा करके बताओ? 138 आएगा। कितना आएगा? 138 आएगा। ये टेबल बनाना सीख गए क्या? कुछ किया नहीं किया? सर बहुत आसान था। सर टेबल थोड़ी बड़ी है। सर यहां पर सबसे पहले हमको माध्य निकालना है। माध्य क्यों निकालना है? ताकि हम लोग फॉर्मूले में पुट कर सकें ये माध्य, ताकि हम लोग xi माइनस एक्स बार निकाल सकें और उसका होल स्क्वायर निकाल सकें, फिर उसके बाद f से मल्टीप्लाई कर सकें। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला था मानक विचलन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ f इंटू xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। ये फॉर्मूला याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फ्रीक्वेंसी वाला, जब भी बारंबारता वाला अगर डेटा दिया है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। कुछ नहीं किया, जो हमारा पुराना वाला फॉर्मूला था उसमें हमने फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट्स इट। जो हमारा मान मीन निकालना है उसमें भी हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट्स इट। बाकी हमारा जो मीन है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, वही रहेगा। आई होप क्लियर हो रहा है। बस सर हम लोग बहुत करीब हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। आप तो सीधा सीधा डेटा बताओ। 138 अपॉन n की वैल्यू कितनी आई थी? 29। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। डिवाइड करके बताओगे तो आ जाएगा हमारा 4.75। 4.75 और इसका रूट निकालोगे तो 2.17। ये हो गया सिग्मा, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, और यही है हमारा आंसर। नोट कर लो। चुन्नीलाल को भी समझ में आ गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना और परास रेंज निकालना, और परास गुणांक भी निकाल चुके हैं। तो आज का लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये सारी चीजें आनी चाहिए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का लास्ट टॉपिक है विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसे आप थ्योरी समझ के और ये फॉर्मूले याद कर लो। डायरेक्टली आपको वैल्यूज पुट करनी है, कुछ करना नहीं है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, समझोगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मानक विचलन जो हमने अभी पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो हमने माध्य पढ़ा, जो हमने मीन पढ़ा, के अनुपात को ही मानक विचलन गुणांक कहा जाता है, कुछ नहीं कहते हैं। सर मानक विचलन, विचरण क्या होती है? मानक विचरण अपॉन माध्य, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला मानक विचलन, ठीक, और उसको हमने माध्य से डिवाइड कर दिया। रेशो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर है? सर अगर इसी में हमने 100 से गुणा कर दिया, ये देखो 100 से गुणा कर दिया, मानक विचरण अपॉन माध्य 100 से मल्टीप्लाई किया, सिग्मा अपॉन एक्स बार, ये देखो रेशो ऑफ सिग्मा अपॉन एक्स बार, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, ये हमको शो कर रहा है मानक विचरण गुणांक। लेकिन अगर विचरण गुणांक की बात करेंगे तो इसी में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा गुणांक, ये हमारा आ जाएगा गुणांक। मानक विचरण जितना अधिक होगा माध्य से, निकटता का स्तर उतना ही अधिक होगा। वही चीज बात कर रहा है कि मतलब हमको माध्य के कितने करीब हैं, कितना फैले हुए हैं माध्य से। अगर हमारा मानक विचरण बहुत कम हुआ, क्या हुआ? बहुत कम हुआ,
तो हम लोग माध्य से बहुत दूर होंगे, लेकिन अगर मानक विचरण अधिक हुआ तो माध्य के काफी निकट होंगे, काफी पास होंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आई होप पूरा लेक्चर आपको समझ में आया है। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ हाँ सर क्रिस्टल क्लियर हो गया है और स्टैटिस्टिक्स हमें पूरी अच्छे से समझ आ गई है। जिनने पूरा स्टैटिस्टिक्स या पूरी मैथ नहीं पढ़ी उसे एक बार देखिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। मेंस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मैंने ये लेक्चर लिया हुआ है, तो आप लोग इसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवाइज करिए और अच्छे मार्क्स पाइए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाइए। ठीक, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।